उस रात मेरा छोटा चाचा अपनी गर्लफ्रेंड को अंधेरे में लेकर वापस आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने घबरा कर कहा, बाबा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। दादाजी ने गंभीर चेहरे से कहा, वो इंसान नहीं है, इंसानों को खाने वाला राक्षस है। दादाजी की बात खत्म होते ही बाहर से टक 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 कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। रात बहुत शांत थी, इसलिए वो आवाज और भी डरावनी लग रही थी। आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो चीज हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं थी। दादाजी गुस्से में बोले, क्या तुम गांव का नियम भूल गए? अंधेरा होने के बाद बाहर निकलना मना है। चाचा ने जल्दी जल्दी सफाई दी। जिस बस से लौट रहे थे वो रास्ते में खराब हो गई थी। बहुत देर हो गई। बस में बैठे सारे लोग रात में ही उतरे थे। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, माँ जल्दी दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। दादी और दादाजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। 2 महीने पहले पड़ोस के चेन शान को भी उसी राक्षस ने धोखा दिया था। उसने रात में दरवाजा खोल दिया था और वो राक्षस घर में घुस आया था। पूरे परिवार को खा गया था। दादाजी ने हुक्के का कश लिया और बोले, मिंगा जी तुम इस लड़की को लेकर पश्चिम वाले कमरे में छिप जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। दादाजी की बात खत्म होते ही फिर कड़क कड़क जैसी आवाज आने लगी। अब वो आवाज बिल्कुल आंगन के दरवाजे के पास से आ रही थी। राक्षस अब घर के अंदर आने वाला था। चाचा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दहशत भर गई। वो गुस्से में बोला, बाबा पश्चिम वाले कमरे में सुरक्षा वाला पत्थर नहीं है, राक्षस वहाँ घुस सकता है। क्या आप मुझे मरवाना चाहते हैं? दादी रोते हुए बोली, बूढ़े जल्दी दरवाजा खोलो, वो सच में मिंगजी ही है, वो हमारा अपना बेटा है। लेकिन दादाजी ने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वो दरवाजा न खोल सके। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सुनो वो राक्षस बदल चुका है। अब वो इंसानों को खाने के बाद उनकी यादें भी हासिल कर लेता है। मेरी बात मानो, सुबह होने तक दरवाजा मत खोलना। दादी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर सच में वो मिंगजी हुआ तो क्या हम उसे मरने के लिए छोड़ देंगे? दादाजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पश्चिम वाले कमरे में भी एक बुरी शक्तियों को रोकने वाला पत्थर है, तुम चिंता मत करो। दादी कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर धीरे से बोली, लेकिन हर घर में तो सिर्फ एक ही ऐसा पत्थर होता है, तुम्हारे पास दूसरा पत्थर कहाँ से आया? दादाजी ने ठंडे चेहरे से कहा, ये बात तुम मत पूछो। इतने में फिर कड़क कड़क की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई आंगन के दरवाजे पर खड़ा हो। चाचा ने दरवाजे की तरफ देखा और उसका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो घबरा कर भागा और पश्चिम वाले कमरे में घुस गया। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। फिर वहीं कड़क कड़क की आवाज आई। राक्षस आंगन में घुस चुका था। मैं उसका चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाया था कि दादी ने तुरंत खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। दरवाजे पर टंगा हुआ बुरी शक्तियों को रोकने वाला पत्थर काला धुआं छोड़ रहा था। उसमें से अजीब डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। दादी ने मुझे अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और मेरे कान बंद कर दिए। लेकिन फिर भी मुझे बाहर चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। दादी डरते हुए बोली, बुरा हो गया, पश्चिम वाले कमरे में पर्दे नहीं हैं। अगर मिंगजी और उसकी गर्लफ्रेंड ने उस राक्षस को देख लिया तो डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाएगी। दादाजी ने हुक्के का कश लेते हुए बेबसी से कहा, डर जाना राक्षस के खा जाने से तो बेहतर है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, चाचा पश्चिम वाले कमरे से वो सुरक्षा वाला पत्थर लेकर बाहर आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो बोला, गांव का नियम है कि हर घर में सिर्फ एक ही ऐसा पत्थर हो सकता है, तो ये दूसरा पत्थर कहाँ से आया? दादाजी ने गुस्से में कहा, क्या करना चाहते हो तुम? अगर ये पत्थर न होता तो तुम रात भर जिंदा नहीं बचते, वो राक्षस तुम्हें खा चुका होता। लेकिन चाचा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगा, मैं शिकायत करूंगा कि आपने ये पत्थर चोरी किया है। दादी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मिंगा जी तुम ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे सगे बाप हैं। हमारे गांव का नियम था, जो भी बुरी आत्माओं को रोकने वाला पत्थर चुराता उसे बांधकर पूरी रात पेड़ पर लटका दिया जाता, लेकिन सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचता था। रात में कोई डरावना राक्षस उन्हें खा जाता था। मेरे छोटे चाचा ने दादी को घूरते हुए कहा, कल रात मैं गिड़गिड़ाता रहा लेकिन तुम लोगों ने दरवाजा तक नहीं खोला। क्या कभी मुझे अपना बेटा माना भी था? इतना कहकर उसने दादी को जमीन पर धक्का दे दिया। दादी रोते हुए बोली, मिंगा जी माँ जानती है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम नाराज हो, लेकिन तुम अपने ही बाप को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकते हो? छोटे चाचा ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, अब मरने का इंतजार करो। इतना कहकर वो आंगन से बाहर चला गया। दादी उसके पीछे जाने ही वाली थी कि दादाजी ने उन्हें रोक लिया। अरे बूढ़े, मुझे क्यों रोक रहे हो? दादाजी धीमी आवाज में बोले, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बात मानो। दादी उलझन में उन्हें देखने लगी। दादा बोले, थोड़ी देर में मुखिया लोगों को लेकर आएगा और मुझे पकड़ कर ले जाएगा, तुम उसे मत रोकना। जब रात गहरी हो जाए तब श्यावनियन को लेकर मुखिया के घर जाना और उसकी पत्नी से विलो बेंत की एक टहनी मांगना। फिर रात में उसी टहनी को लेकर गांव के मुहाने पर आना मुझे ढूंढने। उन्होंने गंभीर आवाज में आगे कहा, रास्ते में चाहे कुछ भी दिखाई दे या कोई कुछ भी पुकारे, जवाब मत देना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। दादी कुछ पल के लिए सन्न रह गई। क्या इससे सच में काम बन जाएगा? रात में तो वो आदमखोर चीज घूमती है। दादाजी फुसफुसाए, गांव के मुहाने पर पहुंचकर उस विलो की टहनी को जला देना, तभी तुम मुझे बचा पाओगी। दादी घबरा कर बोली, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मुखिया की पत्नी से ही विलो की टहनी क्यों लेनी है? हम खुद तोड़ लें तो नहीं चलेगा क्या? दादा ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, अगर जिंदा रहना है तो जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। इतने में बाहर आंगन से हलचल की आवाज आई। गांव का मुखिया लोगों को लेकर गुस्से में भीतर घुस आया। उसने कठोर आवाज में आदेश दिया, इसे बांध लो। मुखिया के इतना कहते ही कुछ जवान लड़कों ने दादाजी को पकड़कर बांध दिया। मुखिया गुस्से से बोला, गांव का
नियम है हर घर में सिर्फ एक जैनशीय पत्थर हो सकता है, तो चैन कुई के पास ये दूसरी पत्थर कहाँ से आई? दादाजी चुपचाप चेहरा सख्त किए खड़े रहे। मुखिया फिर बोला, चैन कुई, अगर साफ साफ बता दो कि ये पत्थर कहाँ से लाए हो तो इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। दादाजी ने आंखें सिकोड़कर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुखिया जी आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने कोई तुम्हारे घर का पत्थर थोड़ी चुराया है। उनकी बात सुनते ही गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। मुखिया ने तुरंत पूछा, तो क्या तुमने चैन शान के घर से चुराया है? दादाजी बोले, नहीं। मुखिया का चेहरा तुरंत उतर गया। साफ दिख रहा था कि वो बेहद नाराज हो गया है। वो गरज कर बोला, चैन कुई, लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। दादाजी शांत स्वर में बोले, मुखिया जी आपके घर से मेरे घर तक आने में कितना समय लगा है? मुखिया झुंझला कर बोला, 10 घंटे। तो असल में हमारे घर से मुखिया के घर तक मुश्किल से 10 मिनट लगते थे। मुखिया की बात सुनते ही गांव वाले हका बका रह गए और अजीब नजरों से उसे देखने लगे। मुखिया तुरंत चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब? इसे ले जाओ और पेड़ पर लटका दो। सबको लगा कि शायद मुखिया गुस्से में बहक गया है, इसीलिए किसी ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दादी दादाजी को बचाने दौड़ी, लेकिन दादा ने सिर्फ एक नजर से उन्हें रोक दिया। दादी बेबस होकर वहीं पैर पटकती रह गईं। उधर छोटे चाचा ताने मारते हुए बोले, जो किया है उसका फल तो मिलेगा ही। दूसरों का जैनशीय पत्थर चुराया है तो मरना तो पड़ेगा। इतना सुनते ही दादी ने जोर से उसे एक थप्पड़ मार दिया। नालायक, इस दुनिया में कोई बेटा अपने बाप की शिकायत करता है क्या? निकल जा यहाँ से, अभी के अभी निकल जा। दादी गुस्से में छोटे चाचा को घर से बाहर धक्के देकर निकालने लगी। मेरे छोटे चाचा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है, जाना है तो तुम जाओ। बोलते समय उनके चेहरे पर ऐसी कठोरता थी जैसे वो किसी को मारने पर उतर आएंगे। दादी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। छोटे चाचा ने सख्त चेहरे के साथ कहा, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। इतना कहकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आंगन से बाहर निकल गए। बोले कि गांव के आसपास थोड़ा घूम कर आते हैं। दादी ने आंसू पोंछे और उनकी पीठ की तरफ देकर आवाज लगाई, जल्दी वापस आ जाना, अंधेरा होने पर राक्षस निकलते हैं। लेकिन छोटे चाचा ने जैसे सुना ही नहीं, बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। दादी ने बेबस होकर लंबी सांस ली और गोदाम की तरफ चली गई। आंगन में सिर्फ मैं अकेला रह गया। मैं दीवार के पास बैठकर पत्थरों से खेल रहा था कि अचानक मुझे मुख्य दरवाजे की तरफ कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने नजर उठाकर देखा, छोटे चाचा दरवाजे पर खड़े थे। वो लगातार मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें इधर उधर अजीब तरह घूम रही थी। पता नहीं क्यों उन्हें देखते ही मेरे अंदर अजीब सा डर भर गया। दिल घबराने लगा। ऐसा लगा जैसे तुरंत वहां से भाग जाऊं। उधर छोटे चाचा मुझे देखकर साफ तौर पर खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि मैं उनके पास जाऊं। मैं डर गया और 2 कदम पीछे हट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन उनका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। जितना देखता उतना ही डरावना लगा। सुबह जब वो घर से निकले थे तब ऐसे नहीं दिख रहे थे। मुझे लगा जैसे दरवाजे पर खड़ा इंसान मेरा चाचा नहीं, कोई राक्षस हो। लेकिन अभी तो दिन था, तेज धूप निकली हुई थी। राक्षस दिन में बाहर नहीं निकलते। जब उसने देखा कि मैं अपनी जगह से नहीं हिल रहा तो उसकी आंखें फिर अजीब तरह घूमने लगी, जैसे वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर उसने दोबारा मुझे बुलाने के लिए हाथ हिलाया। मैंने हिम्मत करके पूछा, चाचा आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? लेकिन वो बस मुझे घूरते रहे और पास आने का इशारा करते रहे। मैंने सिर हिलाया, मैं नहीं आऊंगा। मेरे इतना कहते ही उनका चेहरा बदल गया। उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वो मुझे ऐसे देखने लगे जैसे जिंदा निकल जाएंगे। मैं बुरी तरह डर गया। मुझे लगा वो आंगन में घुसकर मुझे खा जाएंगे। मैं तुरंत भागकर गोदाम में घुस गया। दादी वहीं खाना बना रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों भाग रहा है? मैं हाँफते हुए बोला, चाचा दरवाजे पर खड़े हैं। दादी बोली, तो जाकर उन्हें बुला ला, खाना तैयार है। मैं डरते हुए बोला, दादी मुझे डर लग रहा है। दादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डर किस बात का? मैंने कहा, छोटे चाचा बहुत अजीब लग रहे हैं, डरावने। दादी ने भौहें सिकोड़ ली। वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दादी ने बाहर आवाज लगाई, मिंगा जी खाना तैयार है? कोई जवाब नहीं आया। दादी दरवाजे तक गई और बाहर झांक कर देखा। सचमुच वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने हैरानी से कहा, अभी तो यहीं था, फिर कहाँ चला गया? इतना कहकर वो वापस गोदाम में आ गई। खाना तैयार करने के बाद उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, श्याओ न्याना जी, आज रात हम तुम्हारे दादा को बचाने जाएंगे। रास्ते में चाहे कुछ भी दिखे या सुनाई दे, कुछ मत बोलना, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। याद है ना, रात में राक्षस निकलते हैं। ये तरीका तुम्हारे दादा ने बताया था और उन्होंने खास तौर पर कहा था कि तुम्हें भी साथ लेकर जाना है। फिर उन्होंने मुझे दिलासा दिया, डर मत। दादी ने प्लेट से एक चिकन लेग उठाकर मुझे दिया, ज्यादा खा लो। मैं बड़े स्वाद से खाने लगा। चिकन बहुत नरम और खुशबूदार था। दादी ने बाहर आसमान की तरफ देखा, शाम होने वाली थी। फिर वो मुझे लेकर गांव के मुखिया के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मेरी दादी ने मुझे गोद में उठाया और जल्दी जल्दी मुखिया के घर की तरफ भागने लगी। थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंच गए। मुखिया आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। दादी को देखते ही उसने नाराजगी से कहा, कुई जी ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम मुझसे विनती भी करोगी तो कोई फायदा नहीं, मुझे गांव वालों को जवाब देना पड़ेगा। इतना कहकर उसने हुक्के के 2 और कश लगाए। जब दादी चुप रही तो वह फिर बोला, वापस चली जाओ, कुई जी जिंदा बचेगा या नहीं अब ये उसकी किस्मत पर है। दादी बोली, मुखिया जी मैं श्यांग जी की माँ से मिलने आई हूँ। मुखिया कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर झल्ला कर बोला, उससे क्या काम है तुम्हें? दादी हल्का सा सूखा हंस दी मगर कुछ नहीं बोली। मुखिया ने पश्चिम वाले कमरे की तरफ आवाज लगाई,
लगाई, श्यांग जी की माँ बाहर आओ। आवाज सुनते ही उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा बहुत खराब लग रहा था। वह इतनी दुबली हो चुकी थी जैसे कोई सूखी बांस की लकड़ी हो, जबकि आधे महीने पहले तक वह काफी मोटी थी। अब तो उसकी शक्ल ही बदल गई थी। दादी ने कहा, भाभी मैं तुमसे विलो बांस जैसे पेड़ की टहनी लेने आई हूँ। मुखिया की पत्नी की आंखें सुन्न थीं, चेहरा मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था। पहले उसने मुखिया की तरफ देखा, फिर दादी को पकड़कर आंगन के दरवाजे तक ले गई और धीमे स्वर में बोली, आज रात अंधेरा होने के बाद किसी की बात पर भरोसा मत करना, और चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। इतना कहकर उसने दादी के हाथ में विलो की एक छोटी सी टहनी थमा दी। दादी ने पूछा, भाभी क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। वह बोली, गाँव में बहुत लोग बीमार पड़ चुके हैं, तुम लोग सावधान रहना। इतना कहकर वह वापस चली गई। दादी वहीं खड़ी होकर लंबे समय तक भौहें सिकोड़कर सोचती रही। तभी आसमान और ज्यादा काला होने लगा, चारों तरफ धुंधलापन छा गया। दादी घबराकर बोली, जल्दी चलो अंधेरा होने वाला है। मैंने कहा, अभी तो सूरज डूबा नहीं है। दादी बोली, हमें अभी तुरंत गांव के बाहर निकलना होगा। इतना कहकर वह मुझे साथ लेकर गांव के बाहर की तरफ चल पड़ी। लेकिन मुश्किल से 7-8 कदम चले होंगे कि तभी मेरा छोटा चाचा सामने आ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वह जानबूझकर हमारा इंतजार कर रहा हो। मैं डर कर तुरंत दादी के पीछे छिप गया। दादी ने उसे देखते ही घबरा कर कहा, मिंग जी जल्दी घर वापस जा, अंधेरा होने वाला है। चाचा मुस्कुराकर बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हो? दादी बोली, हम भी अभी घर लौट रहे हैं, तुम भी जल्दी घर जाओ, और जो लड़की तुम अपने साथ लाए हो उसे बाहर मत घूमने देना, उसे तुरंत घर के अंदर छिपा दो। दादी की बात खत्म होते ही चाचा की आंखें अजीब तरीके से घूमी। फिर वह घबरा कर बोला, माँ श्याओशवे गायब हो गई है, जल्दी चलो उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। दादी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, उसे जल्दी ढूंढ कर वापस लाओ, अंधेरा होने वाला है। रात में इस गाँव में इंसानों को खाने वाली चीजें निकलती है। चाचा बोला, हाँ जल्दी चलो श्याओशवे को ढूंढते हैं। दादी ने पूछा, वो कब गायब हुई, कहाँ से गायब हुई? चाचा बोला, पीछे वाले पहाड़ के नीचे से। लेकिन पीछे वाले पहाड़ का रास्ता गांव के बाहर जाने वाले रास्ते के बिल्कुल उलट दिशा में था। दादी ने आसमान की तरफ देखा और बेबसी से बोली, अब देर हो चुकी है, मिंग जी तुम तुरंत घर जाकर छिप जाओ। चाचा ने दादी को घूर कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं मुझे श्याओशवे को बचाना होगा। इतना कहकर वह पीछे वाले पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा। आसमान और काला हो गया, ठंडी हवा चलने लगी। दादी ने जल्दी से उसे रोक लिया और कांपती आवाज में बोली, वापस आओ। मिंगा जी क्या तुम मरने जा रहे हो? चाचा बोला, माँ मैं पीछे वाले पहाड़ पर जाकर श्याओशवे को ढूंढूंगा, ज्यादा लोग होंगे तो उसे जल्दी ढूंढ पाएंगे। दादी कांपती आवाज में बोली, नहीं अब समय नहीं बचा, सूरज डूबने में बस एक पल लगेगा, जल्दी घर जाकर छिप जाओ। दादी की आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन चाचा जैसे उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। वह झुंझलाकर बोला, ढूंढना है तो ढूंढो। इतना कहकर मेरे छोटे चाचा तेज कदमों से पीछे वाले पहाड़ की तरफ बढ़ गए। हवा और तेज चलने लगी, इतनी कि आंखें तक खुली नहीं रह पा रही थी। पलक झपकते ही सूरज डूबने को आ गया। मेरी दादी घबराकर पैर पटकने लगी। उन्होंने छोटे चाचा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को छुड़ा लिया। मेरे छोटे चाचा ने दादी को ऐसी नफरत भरी नजर से देखा जैसे कोई बहुत पुराना दुश्मन हो। मिंगा जी जल्दी घर लौट जा। दादी की बात खत्म होते ही सूरज पूरी तरह डूब गया। एक पल में चारों तरफ अंधेरा छा गया, हवा भी थम चुकी थी, चारों ओर डरावनी खामोशी फैली हुई थी। दादी मेरा हाथ कसकर पकड़े थी और सतर्क होकर आसपास देख रही थी। तभी जंगल से टप टप कदमों की आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत अजीब और डरावनी थी। मैं डर के मारे दादी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अचानक पीछे से छोटे चाचा की आवाज आई, माँ मैं श्याओशवे को ढूंढने जा रहा हूँ। दादी न पीछे मुड़ने की हिम्मत कर पा रही थी, न कुछ बोल पा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पीछे सच में छोटे चाचा थे या कोई इंसान खाने वाला राक्षस। दादी मेरा हाथ पकड़कर गांव की ओर चलने लगी। दूर से फिर वही ठप ठप की आवाज सुनाई दी। तभी हमने देखा मेरे दादा सामने खड़े थे। उनकी कमर झुकी हुई थी और उनकी दोनों आंखें खून जैसी लाल थी। वो बिल्कुल किसी नरभक्षी दानव जैसे लग रहे थे। वे हमें घूरते रहे। जब हम उनके पास से गुजरे तो अचानक उन्होंने कहा, अरे बुढ़िया इतनी रात को अब तक घर क्यों नहीं गई? उनकी आवाज बिल्कुल पहले जैसी ही थी, बस उनकी लाल आंखों को छोड़कर उनमें कोई फर्क नहीं था। दादी के चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। वो मुझे लेकर आगे बढ़ती रही। कुछ ही कदम चले थे कि पीछे से छोटे चाचा की दर्द भरी चीख सुनाई दी, माँ माँ क्या तुम मुझे खाने वाली हो? माँ जल्दी मुझे बचाओ। उनकी चीख इतनी पास से आ रही थी जैसे वो हमारे ठीक पीछे हों। दादी का हाथ लगातार कांप रहा था। दादा हमें घूरे जा रहे थे। वो हमारे पीछे पीछे चलते रहे और बीच बीच में बोलते जाते, वापस चले जाओ, उसके झांसे में मत आना। गांव के बाहर जो लटका हुआ है वही असली राक्षस है। वो जानबूझकर तुम्हें उसे बचाने के लिए उकसा रहा है। असल में वही दानव है। रात में वही हमें नींद में चलने पर मजबूर करता है ताकि हम एक दूसरे को मार डालें। बुरी आत्मा दबाने वाला पत्थर भी उसी का फैलाया झूठ है। वो पत्थर कोई रक्षा नहीं करता, बल्कि वही असली शैतानी चीज है जिससे वो पूरे गांव को नियंत्रित करता है। दादा की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हों। दादी कुछ पल के लिए वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। दादा फिर बोले, कभी भी विलो बेंत की डालियां मत जलाना, वही असली राक्षस है। दोपहर के ठीक समय उन डालियों को उसके दिल में घोंप देना, तभी गांव वाले बच पाएंगे। जल्दी वापस जाओ, जल्दी। दादी के पैर डर से कांप रहे थे, फिर भी वो मुझे लेकर आगे बढ़ती रही। आगे और भी लोग दिखाई देने लगे। पूरा गांव जैसे वहां जमा था। उन सब के चेहरे अजीब थे। उनकी आंखों
आंखों में एक डरावना उत्साह चमक रहा था। वे सब हमें घूर रहे थे। धीरे धीरे वे हमारे चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, लेकिन कोई भी हमसे आधे मीटर से ज्यादा पास नहीं आया। तभी चेन शेन ने अजीब आवाज में कहा, शेन जी, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस आगे बढ़ती रही। फिर श्याओ दौजी मुझे घूरते हुए बोला, अरे छोटी यान, इतनी चुप क्यों हो? उसकी आंखें इधर उधर गोल गोल घूम रही थी। उसे देखकर रूह कांप रही थी। मैंने तुरंत सिर नीचे कर लिया और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मेरे कानों में गांव वालों की आवाजें लगातार गूंज रही थी। दादी मेरा हाथ पकड़े गांव के बाहर की तरफ बढ़ती रही। पता नहीं हम कितनी दूर चल चुके थे, लेकिन फिर भी गांव का वो बड़ा हुआ टिड्डे वाला पेड़, वाई का पेड़, अब भी दिखाई दे रहा था। मेरे दादा उसी पेड़ पर फांसी से झूल रहे थे और पेड़ के नीचे अनगिनत भयानक प्राणी खड़े थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।